हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि नॉर्सेट 5 एग्जाम के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो एम्स ने कल जो है यानी कि 5 अगस्त को यहां पर नॉर्सेट 5 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है जो कि आपका 2023 में ही कंडक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि नॉर्सेट का जो एग्जाम है ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट हो रहा है। तो अभी नॉर्सेट 5 कंडक्ट हुआ था, उसकी सेकेंड राउंड का नोटिफिकेशन भी आ गया है काउंसलिंग का, तो वो अभी ऑन गोइंग फेज में है। एंड अभी नॉर्सेट 5 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसमें सभी कुछ मेंशन किया गया है, लाइक आपकी एलिजिबिलिटी, आपका क्या पैटर्न रहेगा, सब चीजें दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेजर चेंज इस बार देखने को मिला है जो आपके एग्जाम को और टफ बनाता है या फिर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसको ओवरऑल और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। ठीक है, जो कि है आपका सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। तो अभी इस वीडियो में मैं उसी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा जो इस बार आपका चेंज हुआ है नॉर्सेट 4 के कंपैरिजन में। तो अभी तक आपका जैसे सिलेक्शन एक एग्जाम के बेसिस पर होता था, आपको सिर्फ एक ही एग्जाम में अपीयर होना होता था एंड उसके बेसिस पे आपकी ओवरऑल मेरिट बनती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको 2 एग्जाम यहां पर क्वालिफाई करने होंगे आपको अगर नर्सिंग ऑफिसर बनना है एम्स नॉर्सेट के थ्रू। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एम्स नॉर्सेट से अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो या एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो तो ओवरऑल जो सिलेक्शन प्रोसेस है अब जो है पिछली बार की तरह जो आपका नॉर्सेट कंडक्ट हुआ है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा टफ हो चुका है। तो अभी इस वीडियो में मैं उसी सिलेक्शन प्रोसेस और जो आपका एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुए हैं उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। एंड बाकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं, लाइक एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक सबमिट होंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहां पे करना है, इसके रिगार्डिंग में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो उसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन बाकी सारी मिल जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नॉर्सेट 5 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना होगा एंड फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आपके लिए चैनल काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप एक एम्स नॉर्सेट एस्पिरेंट हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन इसमें ऊपर डेट 5 अगस्त 2023 दी गई है। ठीक है, तो कल ही शाम को यहां पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो अभी हम सीधे चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी चेंज हुआ है उसको देखने के लिए। तो जब आप इसके पेज नंबर 6 पर आओगे तो यहां पर जो 18th वाला पॉइंट इन्होंने दिया है जिसमें लिखा है पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि नॉर्सेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस एज डिस्क्राइब्ड बिलो, स्टेज 1 नॉर्सेट प्रीलिमिनरी एंड स्टेज 2 नॉर्सेट मेंस। यानी कि इस बार जो आपका नॉर्सेट का सिलेक्शन प्रोसेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको 2 एग्जाम्स यहां पर देने होंगे। पहला आपका नॉर्सेट प्री है, उसके बाद आपका नॉर्सेट मेंस है। ठीक है, तो जिस तरीके से काफी सारे एग्जाम्स में होता है, लाइक एसएससी वगैरह में प्री मेंस होता है या टायर 1 टायर 2 होता है, तो उसी तरीके से आपको भी यहां पर 2 बार एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा एंड उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी जिसके बेसिस पर आपको पता लगेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी इन दोनों ही स्टेजेस को मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि इन दोनों की वजह से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है क्योंकि अब आपको जो एग्जाम मतलब लिखने होंगे या फिर एग्जाम में अपेयर होना होगा वो 2 बार होना होगा। ठीक है, तो आपको 2 बार अपने एफर्ट्स अच्छे से लगाने होंगे, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड उसके बाद जाकर कहीं आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसका जो एग्जाम लेवल है काफी ज्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो लोग डिफिकल्ट करते जा रहे हैं। बट उसके बाद जब ये नोटिफिकेशन में और न्यूज आई है कि इन 2 स्टेजेस होंगी तो इससे जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा और टफ हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हो स्टेज 1 की हम लोग बात करते हैं पहले, नॉर्सेट प्रीलिमिनरी। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें लिखा है कि नॉर्सेट प्री स्टेज इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर अ कैंडिडेट हु क्वालिफाइज इन द टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन स्टेज 2। ठीक है, नॉर्सेट मेन सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज डिस्क्राइब्ड बिलो फॉर प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर स्टेज 2। यानी कि अगर आपको स्टेज 2 में आगे जाना है तो आपको स्टेज 1 पहले क्वालिफाई करना होगा। अगर आपको मेंस का एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको अपना प्री एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। अब वो एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा, उसका क्या पैटर्न रहेगा वो अभी देखते हैं। तो ये लिखा है कि नॉर्सेट प्री विल नॉट बी यूज फॉर डिसाइडिंग मेरिट और रैंक फॉर फाइनल सिलेक्शन। कहने का मतलब यह है कि नॉर्सेट प्री जब आप दोगे यानी कि जो स्टेज 1 का एग्जाम आप दोगे उसमें आपके जो भी मार्क्स होंगे वो मैटर नहीं करेंगे आपकी फाइनल मेरिट बनाने के लिए। यानी कि फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी उस पर आपके प्री के स्कोर का कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं आने वाला।
प्री वाला जो एग्जाम है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। क्वालिफाई आपको कैसे करना होगा, उसके लिए मिनिमम क्या क्राइटेरिया है वो इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज इन्होंने लिखी है कि ड्यूरेशन जो एग्जाम की रहेगी वो 90 मिनट्स की होगी, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा स्टेज 1 वाला, यानी कि प्री वाला जो एग्जाम है। उसके बाद इसमें 100 MCQs होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे विद 4 अल्टरनेटिव्स फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब वही सेम MCQ टाइप पैटर्न रहेगा इसका। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा यहाँ पे, जिसमें से 20 MCQ जो है वो आपके जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के होंगे, और 80 MCQ जो है वो आपके नर्सिंग सिलेबस से होंगे, यानी कि जो BSc नर्सिंग का आपका जो भी आपने सिलेबस वगैरह पढ़ा है उससे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। एंड इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की, जो कि आपके पहले भी रहती थी। तो 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट करते हो, रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द स्टेज 1 नॉर्सेट प्री एग्जामिनेशन will be 50 percentiles for general and EWS, 45 percentile for OBC and 40 percentile for SC and ST, ठीक है। ये थोड़ी समझने वाली चीज है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनको परसेंटाइल का मतलब नहीं पता होगा। देखो परसेंटेज जो होता है वो एक अलग चीज होती है, परसेंटाइल जो होती है वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। अब परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट आजकल ज्यादा पॉपुलर है इन कंपैरिजन टू परसेंटेज वाला, क्योंकि परसेंटाइल से क्या होता है, उनको ये नहीं देखना पड़ता कि मतलब एग्जाम का लेवल हम कैसा भी सेट करें, तो आपका जो अगर परसेंटाइल वाला जो सिस्टम है अगर वो एप्लीकेबल होगा तो उनको जो है सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है उनको। बेसिकली क्या है, देखो यहां पर अगर 50% लिखा होता या 45% लिखा होता या 40% लिखा होता, तो इसका मतलब होता कि 100 में से 50 मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए जनरल EWS कैटेगरी के लिए, 45 आने चाहिए OBC के लिए, और 40 आने चाहिए SC ST के लिए। लेकिन यहां पर टर्म जो यूज किया गया है वो है परसेंटाइल। तो बेसिकली परसेंटाइल का मतलब ये होता है, मतलब परसेंटेज से ये काफी अलग है। तो अगर जैसे मैं बात करूं कि 50%, ठीक है, अगर किसी का 50% स्कोर सपोज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने अपीयर हुए थे उस दिन एग्जाम में, उसमें से आप जो हो मतलब आपने जो स्कोर लाया है वो 50% बच्चों से ऊपर है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर सपोज 10,000 स्टूडेंट्स थे तो उसमें से आपका जो स्कोर है वो 5,000 स्टूडेंट्स से और ज्यादा ऊपर है, यानी कि आपके नीचे और 5,000 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर आपसे कम है, या आप बोल सकते हो कि नीचे के जो 5,000 स्टूडेंट्स थे उनसे जो है अच्छा स्कोर आपका है। तो ये होता है आपका परसेंटाइल का मतलब यहां पर, ठीक है। और इसी तरीके से मतलब है 40 परसेंटाइल फॉर SC ST अगर सपोज यहां लिखा है तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उसमें से आपका जो स्कोर है वो 40% बच्चों से ऊपर है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा होता है कि 40% जो बच्चे हैं उनमें से अगर उनसे ऊपर आपका स्कोर है तो इसका मतलब है कि आपका एग्जाम यहां पर क्वालिफाई हो चुका है। तो ये होता है परसेंटाइल सिस्टम। अब परसेंटेज सिस्टम में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि मान लो कि अगर सपोज पेपर डिफिकल्ट हो गया एंड इन्होंने अगर क्राइटेरिया लगाया होता 50% या फिर 45% या फिर 40% मार्क्स का, तो इसका मतलब होता है कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को मिनिमम 50 मार्क्स लेके आने हैं। लेकिन सपोज अगर पेपर उन्होंने इतना टफ बना दिया कि बच्चों के स्कोर आ ही नहीं पाए, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि उनको फिर एग्जाम रिकंडक्ट करवाना पड़ सकता है। अगर गलती से कुछ भी ऐसा होता है, एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हो पाता, उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनको इन्होंने शॉर्टलिस्ट करना था वो नहीं हो पाते क्योंकि उनके 50 मार्क्स से कम थे, तो उस केस में ये एग्जामिनेशन एक फेल मॉडल है, ठीक है। तो इसीलिए परसेंटाइल वाले सिस्टम में ये चीज का रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, भले एग्जाम आपका इजी आए या एग्जाम टफ आए। ये परसेंटाइल स्कोर बेसिकली डिपेंड करता है ओवरऑल पॉपुलेशन पे जो आप एग्जाम में मतलब जो भी एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, तो उनके स्कोर्स पे ही ये चीज डिपेंड करेगी कि 50 परसेंटाइल स्कोर कितना बनेगा। अब अगर 100 मार्क्स का यहां पर एग्जाम लिया जा रहा है तो 50 परसेंटाइल स्कोर जरूरी नहीं है कि 50 मार्क्स ही बने, वो 50 मार्क्स भी हो सकता है, वो 45 मार्क्स भी हो सकता है, वो 30 मार्क्स भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल एंड जैसा स्टूडेंट्स ने वहां पर परफॉर्म किया होगा। तो 50 परसेंटाइल स्कोर जो है 100 में से कितना भी हो सकता है, वो 20 मार्क्स भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 मार्क्स भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 50 परसेंटाइल को 50% से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और इन्होंने ये लिखा है
कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 5% का और रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 45 परसेंटाइल है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 परसेंटाइल है और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 35 परसेंटाइल स्कोर यहां पर दिया गया है, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर होगा। ठीक है, तो यहां पर आप अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको इतना स्कोर लेकर आना होगा। वो डिपेंड करेगा पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था एंड बच्चों ने परफॉर्म कैसे किया है, उसके बेसिस पे ही 50 परसेंटाइल स्कोर यहां पर बनेगा। तो 50 परसेंटाइल होता है या फिर आपका उससे ऊपर होता है जनरल ईडब्ल्यूएस के केस में, तब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। एंड इसके मार्क्स जो है या जो इसका स्कोर है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में जो है मतलब फाइनल जो मेरिट बनेगी उसको अफेक्ट यहां पर नहीं करने वाला। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर मान लो आपका इतने परसेंटाइल से आपकी कैटेगरी जो भी है उसमें करस्पॉन्डिंग जो भी परसेंटाइल दिया है, रिस्पेक्टिव परसेंटाइल स्कोर दिया है, अगर आपका उससे ऊपर स्कोर आता है तो इसका मतलब है कि आपका स्टेज यहां पर स्टेज 1 जो है प्री वाला वो क्वालिफाई हो चुका है एंड अब आप स्टेज 2 यानी कि मेंस वाला एग्जाम दोगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर इन्होंने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो स्टेज 2 के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें से क्वालिफाई होंगे, तो इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज 1 इक्वल टू 5 टाइम्स द टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2 सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो इन्होंने ये लिखा है, मतलब बेसिकली ऊपर तो इन्होंने बात बोल दी कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए हम 50 परसेंटाइल स्कोर मिनिमम बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि खाली 50 परसेंटाइल स्कोर लाने से भी आपका स्टेज 1 यहां पर क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने दूसरी कंडीशन यहां पर जो मेंशन करी है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी होगी उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट्स हम लोग स्टेज 2 के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, मतलब स्टेज 2 के लिए उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा जो 5 टाइम, मतलब जितनी भी टोटल वैकेंसीज है, सपोज अगर 2000 वैकेंसीज हैं या 3000 वैकेंसीज हैं, जितनी भी हैं, मान लो अगर मैं बोलता हूं कि 2000 वैकेंसीज हैं तो 2000 इंटू 5 का मतलब हो गया कि 10,000। तो 10,000 टॉप कैंडिडेट्स बुलाएंगे, लेकिन उनका स्कोर उनकी कैटेगरी में उससे ऊपर होना चाहिए, उतने परसेंटाइल से स्कोर ऊपर होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि जनरल ईडब्ल्यूएस में जिसका 51 परसेंटाइल आया है या 52 परसेंटाइल आया है तो वो स्टेज 2 का एग्जाम देने ही जाएगा। ठीक है, क्या पता जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन्होंने 5 टाइम्स लेने हैं, ठीक है, सपोज जनरल की और ईडब्ल्यूएस की टोटल मिलाकर 1000 सीट्स हैं, तो 5000 टोटल कैंडिडेट्स उन्होंने बुलाने हैं एंड टॉप 5000 कैंडिडेट्स जो हैं, मान लो कि उनका जो लास्ट कैंडिडेट था 5000 वाला वो 60 परसेंटाइल पे आकर खत्म हो गया, तो 60 परसेंटाइल से नीचे वाले कैंडिडेट्स को यहां पर नहीं बुला जाएगा। ठीक है, तो वो खाली कहने की बात है कि इतना क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए, बट हाँ आपको वहां पर भी कंपटीशन में फाइट करना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि ऑल क्वालिफाइड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो होंगे अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई का मतलब बेसिकली ये है कि उनका उतने परसेंटाइल स्कोर से ऊपर स्कोर आ जाता है, तो उन सभी को बुलाया जाएगा। लेकिन बाकी जो नॉर्मल जो जनरल कोटा है, ओपन कोटा जो है, उसमें ऐसा नहीं होगा किसी भी कैंडिडेट्स के साथ, उसमें मेरिट वाइज ही बुलाया जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स ही वो कैंडिडेट्स वहां पर लिए जाएंगे। ठीक है, और देखो इन्होंने देखो थर्ड पॉइंट वही सेम चीज मेंशन करी है कि देयर में बी अ सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इज क्वालिफाइड बट नॉट कॉल्ड फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी बोला कि 50 परसेंटाइल भले ही आपका स्कोर आ गया हो, लेकिन जितने नंबर ऑफ 5 टाइम्स कैंडिडेट्स उन्होंने बुलाने हैं, अगर उन टॉप 5 टाइम्स कैंडिडेट्स में आप नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, और वो वही कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिनका 60 परसेंटाइल से अबव स्कोर है, तो सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा, चाहे आपकी 54 हो, 58 हो, 59 हो, आपको वहां पर कॉल नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 का पैटर्न यहां पर देख लेते हैं। तो ड्यूरेशन इसकी भी 90 मिनट्स होगी, 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, 100 एमसीक्यूज होंगे, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और यहां पर 100 मार्क्स का ही एग्जाम रहेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। और उसके बाद है द सब्जेक्ट कवरिंग एंटायर सिलेबस। तो देखो यहां पर जो आपका मेंस वाला एग्जाम होगा, इसमें जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसको हटा दिया गया है एंड यहां पर सिर्फ आपका नर्सिंग वाला सिलेबस ही पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है इन्होंने ये भी दिया है कि फोकस टूवर्ड्स केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग नर्सिंग स्किल कॉम्पिटेंसी, यानी कि यहां पर आपका क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल बेसिस पर जो भी आप लोग सीखते हो उसके बेसिस पर ज्यादा क्वेश्चंस होंगे मेंस के एग्जाम में।
ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर सेम वही रूल अप्लाई होता है। रॉन्ग आंसर अगर आप करते हो तो -1/3 या फिर -0.33 मार्क्स की यहाँ पर डिडक्शन होगा, यानी कि 3 क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट करने पे 1 मार्क्स आपका जाएगा। अब इन्होंने फिर वही सेम चीज लिखी है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, लेकिन वो फिर से मैटर नहीं करेगा क्योंकि फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपकी रैंक के बेसिस पर ही यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, तो इन क्वालिफाइंग मार्क्स का कुछ ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने दी है। और बाकी रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस दिया है। मान लो अगर किसी 2 कैंडिडेट के या 2 से ज्यादा कैंडिडेट के जो है यहाँ पर स्कोर इक्वल हो जाते हैं, तो उसमें से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, तो वो सब लिखा है इन्होंने। तो पहले तो ये लिखा है कि ओल्डर कैंडिडेट्स, मतलब जिनकी एज जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, और फिर भी अगर वो क्वेरी मतलब वो जो रिजोल्यूशन है, मतलब जो टाई केस है वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है, उसके बाद वहां पर रॉन्ग आंसर्स को देखकर उनको ऊपर रखा जाएगा, जिसके कम रॉन्ग आंसर्स होंगे उनको ऊपर रखा जाएगा रैंक में। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखो सिलेबस की बात की है। ठीक है, तो सिलेबस तो आपको सबको पता ही होगा, सिलेबस पहले जैसे ही रहेगा। और यहाँ पर जो है सीबीटी एग्जाम रहेगा और मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव जो है, मतलब यहाँ पर देखो मल्टीपल स्टेजेस में जब एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है, सीबीटी मोड में जब होता है या फिर मतलब कैसे भी होता है, अगर वो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब मैं बता देता हूँ। मान लो कि 4 शिफ्ट्स हुई हैं आपकी टोटल। ठीक है, मान लो आज एग्जाम है, आज मॉर्निंग शिफ्ट में एक एग्जाम कंडक्ट हुआ, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में आज एग्जाम कंडक्ट हुआ, कल फिर मॉर्निंग में होगा और कल फिर इवनिंग में होगा। सपोज 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट यहां पर हुआ है एंड किसी एक शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में एग्जाम इजी था, किसी एक शिफ्ट में मान लो मॉडरेट लेवल का था एंड किसी एक शिफ्ट में एग्जाम जो है काफी ज्यादा टफ लेवल का था या डिफिकल्ट लेवल का था। ठीक है, तो उनके स्कोर्स को नॉर्मलाइज किया जाता है, यानी कि हार्ड वाला जो एग्जाम हुआ था या जो ऐसी शिफ्ट थी जिसमें एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल था वो काफी ज्यादा था, तो वहां पर जो है उनको एडिशनल बोनस मार्क्स दिए जाते हैं उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज करने के लिए, सो दैट कि इजी जहां पर शिफ्ट हुई थी या इजी जहां पर एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ताकि उनके स्कोर से उनको कंपेयर किया जा सके। ठीक है, वरना क्या होगा कि मान लो एक शिफ्ट में एग्जाम टफ हुआ एंड एक में इजी हुआ, तो जो इजी वाले हैं वो उन कैंडिडेट्स के स्कोर ज्यादा आ जाएगा एंड सिलेक्शन फिर उनका हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है जब आपके स्कोर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपका एक रॉ स्कोर आएगा एंड रॉ स्कोर में फिर आपके कुछ मार्क्स ऐड होते हैं, जिनकी शिफ्ट हार्ड होती है या जिनका एग्जाम टफ होगा उनको कुछ एडिशनल बोनस मार्क्स दिए जाते हैं एंड उसके बाद फिर आपका नॉर्मलाइज स्कोर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया। ओके, और उसके बाद है, ठीक है, फिर यहां पर इन्होंने सेम चीज वही लिखी है और यहां पर आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जो आपका मेंस वाला एग्जाम होगा उसी की जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पर ही आपका यहां पर जो भी एम्स है वो आपको अलॉट किया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। प्री वाले एग्जाम के स्कोर्स को यहां पर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो है एक राउंड ही होगा सीट एलोकेशन का। जनरली एक ही राउंड होता है, लेकिन अगर मान लो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, कोई कैंडिडेट अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ता है या फिर मान लो उसको जो उसने एम सेलेक्ट किए हैं वो उसको नहीं मिल पाता एंड उसकी वजह से सीट्स कुछ खाली बच जाती है, तो फिर सेकंड राउंड करवाया जा सकता है, जैसे इस बार भी अभी सेकंड राउंड हो रहा है। ठीक है, और बस बाकी अभी इतना ही करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो गया कि आपका एग्जाम पैटर्न इस बार कैसे रहने वाला है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। आई होप आपको ये अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इस बार आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। फिर भी इसके बाद अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लाइक आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म कब से कब तक आपको फिल करना है, रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना होगा, फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो इन सभी पर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये जो डिटेल्स है ये इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट फ्यूचर में भी इसके रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, और इस बार जो है मतलब जो भी एग्जाम पैटर्न है, मतलब पढ़ाई आपको उसी तरीके से करनी है, बट हाँ आपका हार्डवर्क यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपको 2 बार एग्जाम देना है तो 2 बार आपको जो है पूरा कोर्स अपना रिवाइज करना होगा अच्छे से।
ठीक है। एंड जनरली ऐसे ही होता है कि जो आपका प्री वाला एग्जाम होता है वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन जो आपका मेंस वाला एग्जाम होता है वो आपका थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल पे होता है। ठीक है, तो उसी की तरह आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। तो अब यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक मेजर चेंज है, तो इससे जो है स्कोर्स पे और मेरिट लिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इस बार पड़ सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। बाकी कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।